अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस चैप्टर 14 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिजिक्स। हम बेटा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेजोनेंस इज द फिनोमिना इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज वेरी मच इंक्रीज्ड। कब? when the frequency of applied external periodic force is same as natural frequency of the body। यानी कि अगर हम बेटा यहाँ पर देखते हैं कि जो पीरियोडिक फोर्स है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इसी फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस। नेक्स्ट बेटा हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। In damped oscillations, the oscillator cannot maintain its natural frequency for long duration. किसकी वजह से? Due to resistive forces and amplitude of the oscillation decreases gradually with the time। तो हम बेटा देख सकते हैं damped oscillations में जो amplitude है वो कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। किसकी वजह से? रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। नेक्स्ट आ जाएगा डिराइविंग फोर्स। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी मेंटेन्ड बाय अप्लाइंग अ पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ कॉल्ड डिराइविंग फोर्स। यानी कि जो बेटा डैम्ड ऑसिलेशंस में एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा था उसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगानी पड़ेगी जो क्या कहलाएगी? डिराइविंग फोर्स कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशंस। When the oscillating body is subjected to a periodic deriving force, then such oscillations are called forced oscillation and their frequency is called deriving frequency। यानी कि अगर हम बेटा बात करते हैं कि फोर्स्ड oscillations में डिराइविंग पीरियोडिक फोर्स है जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन करती है तो उसमें बेटा एग्जांपल आ जाएगी कि वाइब्रेशन ऑफ अ व्हीकल caused by running of engine is an example of forced vibration या forced oscillation, या फिर आप कह सकते हैं हैवी मशीनरी रनिंग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा डिपेंडेंस ऑफ एम्पलीट्यूड। इन फोर्स्ड oscillation the amplitude of the oscillation depends upon the relation between deriving frequency एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। अगर हम कह देंगे कि दोनों बराबर हो जाएंगी तो क्या अचीव होगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा जो कि रेजोनेंस कहलाएगा। और अगर दोनों बराबर नहीं होंगी तो आप कह लें रेजोनेंस अचीव नहीं होगी और एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा हाउ रेजोनेंस इज अटेन्ड। रेजोनेंस इज अटेन्ड व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी and the frequency of this deriving force become equal to the natural frequency of the body। तो रेजोनेंस अचीव हो जाएगी। या फिर आप कह लें इट also occurs when the applied force has frequency an integral multiple of the natural frequency of the body। तो या बेटा वो उसके इक्वल हो जाए या उसके इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर हो जाए। जैसे आप ये नीचे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। डिराइविंग फोर्स मैचिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आप कह लेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स मस्ट मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। या फिर बेटा आप कह लें उसके इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर हो। इफ F1 इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी देन रेजोनेंस विल टेक प्लेस एट। तो आप कह लें कि अगर बेटा F1 नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो हो सकता है उसके सिंगल या डबल या ट्रिपल या उसके 4 गुना या आप कह लें कि n टाइम्स गुना भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो फिर भी रेजोनेंस अचीव हो जाएगी। तो कंडीशन क्या आ जाएगी रेजोनेंस की कि या तो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी उसके बराबर आ जाए या फिर बेटा उसकी इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट आ जाएगा मीडियम कनेक्शन फॉर एनर्जी ट्रांसफर। A physical link or medium is required for the driving force to transfer energy to the driving body। तो डेफिनेटली बेटा मीडियम की ज़रूरत होगी, ये कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रेजोनेंस सेटअप। द टू पेयर्स ऑफ पेंडुलम आर सस्पेंडेड बाय अ हॉरिजॉन्टल रॉड। कौन कौन से? आप कह लें ए बी जिसकी लेंथ क्या है L1, सी डी जिसकी लेंथ क्या है L2
और आप कह लें कि एक और पेंडुलम है P जो ग्रीन कलर का, हुज लेंथ कैन बी वेरिड, जिसकी लेंथ L1 भी हो सकती है, L2 भी हो सकती है। यहाँ पर बेटा हम देखते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन एंड वर्किंग। ये बेटा वो सेटअप है जो बनाया गया है जिसमें AB पेंडुलम की लेंथ L1 है, CD पेंडुलम की लेंथ L2 है, और ये जो P पेंडुलम है इसकी लेंथ L1 भी हो सकती है, L2 भी हो सकती है, ठीक है, वेरी कर सकती है। यहाँ पर बेटा हम देखते हैं व्हेन लेंथ ऑफ P इज इक्वल टू L1, जब बेटा P की लेंथ किसके बराबर हो, L1, यानी कि A और B के बराबर आ जाए तो अब क्या होगा, इफ द पेंडुलम इज सेट इनटू वाइब्रेशन, दिस वाइब्रेशन रीचेज द अदर पेंडुलम थ्रू द रॉड। ये है बेटा वो रॉड, फिजिकल कनेक्शन उनके दरमियान जो आप कह लें कि वाइब्रेशन को ट्रांसफर करेगा। देन द पेंडुलम A and B receives a driving force through the rod and they also start vibration and their amplitude increases due to the resonance। हम बेटा जानते हैं कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के लिए वो किसके बराबर होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G, जिसमें आप कह सकते हैं बेटा G सबके लिए सेम होगा एट अर्थ सरफेस, सेम एट अर्थ सरफेस। और इसके बाद बेटा रह क्या जाएगा, अब कह लेंगे जिसकी लेंथ सेम होगी, व्हेन लेंथ इज सेम, तो बेटा आप कह लें कि जब लेंथ सेम होगी तो फिर बेटा उसका टाइम पीरियड भी सेम होगा, क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल है L और G, 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हम कह देंगे L व्हेन सेम देन T विल बी सेम। तो बेटा जब लेंथ सेम होगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप कह लें कि जब सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो रेजोनेंस अचीव हो जाएगी, और हम कह देंगे कि रेजोनेंस अचीव होगी तो वो भी उसके साथ ऑसिलेशन करना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं at the same time the pendulum C and D whose natural frequency are different from natural frequency of P do not oscillate, they continue to remain at rest। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए बेटा आप देख सकते हैं कि इनकी लेंथ L2 है जो कि P की लेंथ L1 से डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि अगर लेंथ डिफरेंट होगी तो बेटा जो पेंडुलम का फार्मूला है टाइम पीरियड का वो भी डिफरेंट आ जाएगा, और जब टाइम पीरियड डिफरेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो हम कहेंगे बेटा कि L2 जो है ना वो लेंथ वाले C एंड D दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसलिए उनमें वाइब्रेशन पैदा नहीं होंगी। अब नेक्स्ट बेटा हम देख लेते हैं व्हेन लेंथ ऑफ P इज इक्वल टू L2। अब बेटा ये जो P है इसको लेंथ को L2 के बराबर कर दो, अब क्या होगा, and allowed to vibrate, then pendulum C and D starts vibrating due to resonance when pendulum A and B remain at rest। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि A और B तो रेस्ट में रहेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा अब P की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, C और D के बराबर है, तो हम कह देंगे कि अब C और D जो है ना वो वाइब्रेट करेंगे, क्यों, हम जानते हैं कि सेम लेंथ सेम टाइम पीरियड सेम फ्रीक्वेंसी, तो वो बेटा वाइब्रेट करेंगे, जबकि ए और बी इनमें कोई वाइब्रेशन पैदा नहीं होगी क्योंकि इनमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी। रेजोनेंस बेटा सी और डी में है तो बेटा उन्हीं में वाइब्रेशन पैदा हो जाएंगी। तो ये बेटा हमारा रेजोनेंस का टॉपिक था, इसमें हम कंसेप्चुअल एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हेन एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ पीरियोडिक डिराइविंग फोर्स देन सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। जिसमें आप बेटा कह लें एक्सटर्नल फोर्स पीरियोडिक फोर्स लगाई जाए वो कहलाती हैं फोर्स ऑसिलेशन टू मेंटेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आ जाएगा रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इट्स इंटेग्रल मल्टीपल, जहां पर आप बेटा एन की वैल्यू को आप देख सकते हैं कि वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इन पेंडुलम 5 पेंडुलम एक्सपेरिमेंट जो कि डायग्राम में शो किया गया है। ए एंड बी वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड व्हेन ड्राइवर पेंडुलम पी हैज़ लेंथ। तो आप कहेंगे कि ए और बी उस वक्त बेटा वाइब्रेट करेंगे जब पी की लेंथ L1 जो कि ए और बी के बराबर होगी, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, L1 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इफ़ F1 इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी रेजोनेंस विल टेक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज।
तो हम बेटा यहाँ पर कहेंगे कि जानते हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ या फिर उसके इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है। अब यहाँ पर बेटा ये 1.5 है, ये इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है, 2.5 भी इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है, 0.5 भी इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है। अगर हम देखें तो 3 है इंटेग्रल मल्टीपल, तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड t if the time period is given by t is equal to 2 pi square root of L over g and a second pendulum resonate with its length must be। तो बेटा रेजोनेंस करनी है तो फिर उसकी लेंथ इसकी लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आप कह लें कि वो लेंथ जो है ना वो उसके बराबर होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका टाइम पीरियड सेम होगा, और टाइम पीरियड सेम होगा तो हम कहेंगे कि वो रेजोनेंस की वजह से वो भी वाइब्रेट करेगा। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।